Okay, so we will start off with new chapter today, chapter number 15, structure of atoms and nuclei. तो बेसिकली एक्सपेक्टेड होता है कि आपको ये चैप्टर के बेसिक्स पता है, क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग 11th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री में भी था। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई ये आपको केमिस्ट्री में भी होता है, सिर्फ केमिस्ट्री में थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, जैसे ऑर्बिटल्स वगैरह, है ना। तो उसमें क्वांटम नंबर्स हो जाते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन मे बी आई एम नॉट श्योर, शायद आपको पता होगा, वो एक लॉ है, हमने लिया था, no two electrons can have all the quantum numbers same, Pauli's exclusion principle। ऑर्बिटल्स होते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उतना डिटेल नहीं है आपको फिजिक्स में। आपको फिजिक्स में बेसिकली क्या है कि विच आर डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स, हर एक एटॉमिक मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या था, वो फेल क्यों हुआ, फिर जो अगला एटॉमिक मॉडल था उसने मतलब उसने क्या नया थ्योरी दिया, फिर वो फेल क्यों हुआ। एंड देन यू विल बेसिकली डिराइव इक्वेशंस ऑफ, फॉर एग्जांपल, equations of energy of electron when it is moving around nucleus। रेडियस का इक्वेशन डिराइव करोगे, स्पीड का करोगे, फिर हम लोगों को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मतलब एटॉमिक स्पेक्ट्रा सीखना है। तो आई विल फर्स्ट स्टार्ट ऑफ विथ बेसिक आइडिया बिहाइंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, राइट। तो हम आज के कम से कम पहले लेक्चर में, इंट्रोडक्टरी पार्ट में, वी विल गो थ्रू डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स। तो सबसे पहला एटॉमिक मॉडल कौन सा था? डेल्टन्स। तो व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड डेल्टन्स एटॉमिक मॉडल? What is the fundamental concept behind Dalton's atomic model? सबसे पहले डेल्टन्स का था 1808। तो पहला एटॉमिक मॉडल अकॉर्डिंग टू ऑफ कोर्स मॉडर्न थ्योरी ऑफ साइंस, तो पहला एटॉमिक मॉडल था डेल्टन्स एटॉमिक मॉडल, दैट इज 1808। तो ये बताता है कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है सब्सटेंस का, मतलब बेसिकली एक सब्सटेंस को उसको तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, जो आखिरी में नहीं टूटेगा, दैट इज एटम। और एटम का लिटरल मीनिंग होता है इनडिविजिबल। तो अकॉर्डिंग टू डेल्टन, according to him, all the matter is composed of small, hard, indivisible particles called as atoms. तो जो भी मैटर है, any matter that you take, it is made up of, it is composed of small, hard, and indivisible particles, and this small, hard, indivisible particles are known as atoms. एटम का मतलब ही होता है which cannot be further divided, right? तो ये याद रखना कि तब तक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि हमको आज पता है कि एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियस एंड देन इलेक्ट्रॉन्स, तब ये कॉन्सेप्ट नहीं था। तो इसलिए हमने बोला है इनडिविजिबल पार्टिकल्स। देन अगर मेरे पास एक गिवन एलिमेंट के एटम्स है, फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इफ लेट अस से आई हैव टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, आई हैव टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर एक गिवन एलिमेंट के एटम्स है तो दे आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड मास। ओके, सो एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि साइज और मास और शेप सेम होना। तो atoms of a given element are identical and have a characteristic mass. What is the meaning of characteristic mass? हर एक एलिमेंट के एटम का एक स्पेसिफिक मास है। जो मास ऑक्सीजन का है वो नाइट्रोजन का नहीं होगा, जो नाइट्रोजन का है वो पोटेशियम का नहीं होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक मतलब वो पर्टिकुलर एलिमेंट का मास है, वो पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम का मास है। तो नो टू एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव द सेम मास, उसको बोलता है कैरेक्टरिस्टिक। वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम का कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। तो तब उस टाइम में दो ही कॉन्सेप्ट थे, यू नो। एक था कंपाउंड। तो कंपाउंड एज यू नाउ नो इट इज मेड अप ऑफ, कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ, कंपाउंड्स का फंडामेंटल यूनिट मतलब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, लिखा हुआ इधर, atoms combine to form a molecule and molecule is the building block of a compound. Can you give me any example of a carbon compound that you may know? CO2, बराबर, करेक्ट। और कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बताओ ना, ये क्या CO2 CH4 क्या लगा के रखा है? इथिलीन, इथेन, ऐसा कुछ बताओ थोड़ा हाई फाई वाला।
हाँ C2H6। तो एनी कंपाउंड इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, ऐसा वो थ्योरी में था। तो एटम्स क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं? कंपाउंड। तो दैट इज व्हाट यू नीड टू नो। तो ये बहुत फंडामेंटल मॉडल है, कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि तब उतना हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं था सो एज टू अंडरस्टैंड। तो व्हाट डेल्टन सेड कि जो स्मॉलेस्ट हार्ड इंडिविजुअल पार्टिकल है मैटर का वो एटम्स है, और atoms of a given element are identical and have a characteristic mass। आइडेंटिकल मतलब शेप साइज सेम होगा, दो ऑक्सीजन के एटम का रेडियस वॉल्यूम सेम होगा, और मास भी सेम होगा। एंड एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, एंड मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड। दैट इज द आइडिया। ठीक। अब 1808 से लेके तो 1903 तक, मतलब अराउंड अ पीरियड ऑफ 95 ईयर्स, एटम को हम इनडिविजिबल ही मानते चले। मतलब 95 ईयर्स तक कोई नया थ्योरी नहीं आया। उसके बाद आया थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। और एज यू नो, मोस्ट ऑफ द डिस्कवरीज इन साइंस एक्सीडेंटली होती है, तो ये भी एक्सीडेंटल डिस्कवरी था। तो हुआ क्या, थॉमसन वाज परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स विथ ग्लास वैक्यूम ट्यूब। तो ग्लास वैक्यूम ट्यूब पता है आपको? ग्लास वैक्यूम ट्यूब, ग्लास वैक्यूम ट्यूब वही ट्यूब है जैसे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा। दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, अंदर वैक्यूम होता है, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, उसको बोलते हैं तो ग्लास वैक्यूम ट्यूब। तो थॉमसन वाज परफॉर्मिंग सम एक्सपेरिमेंट विद दिस ग्लास वैक्यूम ट्यूब इन विच wherein a voltage was applied between two electrodes, जैसे हमारे पास भी था इमीटर प्लेट कैथोड और कलेक्टर प्लेट एनोड, उसमें भी हमने क्या लगाया था? पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। तो उसने भी वोल्टेज लगा के रखा था, और ट्यूब क्या था? इवैक्यूएटेड वैक्यूम। तो व्हाट हैपेंड वाज द कैथोड वाज सीन टू इमिट रेज। अब देखो, अब हमको पता है कि कैथोड मतलब इमिटर प्लेट, और इमिटर प्लेट क्या इमिट करता है? इलेक्ट्रॉन्स। ये अब पता है, तब नहीं पता था। तो उस टाइम पे हम उसको बोलते थे कैथोड रेज। तो द कैथोड वाज सीन टू इमिट रेज विच प्रोड्यूस अ ग्लो व्हेन स्ट्रक द ग्लास बिहाइंड द एनोड। मतलब थोड़ा समझ लो, बेसिक आइडिया एकदम। एक ग्लास ट्यूब है, वैक्यूम है, एक कैथोड है, एक एनोड है, ठीक है? दोनों में वोल्टेज लगा दिया। कैथोड से कुछ ऐसे रे इमिट हो रहे हैं जो एनोड के पीछे ग्लास है ना? व्हेन दे स्ट्रक द ग्लास बिहाइंड द एनोड, एनोड प्लेट के पीछे ग्लास है। तो जब कैथोड से कुछ रेज निकले, वो एनोड के पीछे का जो ग्लास था उसको ग्लो कर रहे थे, जिसको सेंटिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटिलेशन। सेंटिलेशन मतलब बेसिकली क्या होता है पता है? मैं बता देता हूँ। मेरे पास लेजर लाइट है, अब मैं इसको क्या करूंगा ना, ऑन ऑफ करूंगा। दिख रहा है? ऑन ऑफ, यहाँ पे देखो दिख रहा है? ऑन ऑफ, इसको बोलते हैं सेंटिलेशन। मतलब बेसिकली क्या होता है, लाइट दिखता है फिर बंद हो जाता है, दिखता है बंद हो जाता है, ऑन ऑफ, दीज आर कॉल्ड एज सिंटिलेशन। तो एनोड के पीछे जो ग्लास था वहां पे ऐसे ग्लो प्रोड्यूस हो रहे थे, सिंटिलेशन प्रोड्यूस हो रहे थे। गुड, यहाँ तक क्लियर? तो थॉमसन was performing some experiment with evacuated glass tube, जहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स थे, कैथोड एंड एनोड, दोनों में वोल्टेज लगा के रखा था। इट वाज सीन दैट कि एनोड के पीछे का जो ग्लास है इट इज ग्लोइंग, बेसिकली सेंटिलेशन वर प्रोड्यूस्ड। सो बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रेज, अभी मैंने एक एक लाइन में लिख दिया ये, लेकिन डिटेल, बहुत डिटेल स्टडी किया उसने, क्योंकि पता ही नहीं था ना कि क्या हो रहा है कुछ। देखो स्टार्ट कहाँ से होता है, ही ऑब्जर्व सम scintillations, स्मॉल फ्लैशेस ऑफ लाइट, टाइनी फ्लैशेस ऑफ लाइट। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहाँ से आ रहा है। तो उसने वोल्टेज चेंज करके देखा, उसने बहुत कुछ करके देखा, फिर उसको समझ में आया कि ये तो कैथोड से आ रहे हैं, क्योंकि उसने कैथोड और एनोड के बीच में कुछ रख दिया होगा ब्लॉक करने के लिए। अगर रख दिया तो फिर सिंटिलेशन बंद हो गए। तो उसको समझ में आया कि कहाँ से आ रहे हैं? कैथोड से, बराबर। फिर उसने बाद में, आफ्टर अ वाइल, टू अंडरस्टैंड कि ये है क्या एग्जैक्टली पहले तो उसको लगा कि रे है। क्यों? क्योंकि ये फ्लैश कौन प्रोड्यूस करता है? लाइट। लाइट को क्या बोलते हो? रे। तो शुरू में तो उसको लगा कि ये रे है, इट इज लाइट बेसिकली, इसके लिए उसको बोला था कैथोड रेस। और आपके घर में जो पुराना टीवी होता था, बड़ा वाला डब्बा, उसका पता है, उसको सीआरटी बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब। उसमें इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं, लेकिन क्योंकि सबसे पहली बार इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोल दिया था इन्होंने? कैथोड रे। तो अब तक वही नाम चलते आ रहा है। तो देन थॉमसन उसने इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा के देखा। अब सोचो, अगर ये रेज होते, मतलब ये फोटॉन्स होते, हमने पिछले चैप्टर में देखा फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल।
तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव, और उसके बीच में से अगर मैं कैथोड रे को पास करूं, अगर कैथोड रे फोटोन होते तो डिफ्लेक्ट होते क्या? नहीं। लेकिन इट वाज सीन दैट ये जो कैथोड रेज है ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, नेगेटिव से दूर जा रहे थे। व्हाट डज दैट मीन? मतलब वो जो कैथोड रेज है उनका नेगेटिव चार्ज है, और हमको पता है कि फोटॉन्स का तो चार्ज होता नहीं है, इसका मतलब ये फोटॉन्स नहीं है, फिर ये क्या है? ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। करेक्ट। सो बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रेज ही कंक्लूडेड दैट द रेज आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच ही कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहली बार थॉमसन ने यूज किया था ये वर्ड। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन। क्या दे दिया नाम? इलेक्ट्रॉन। और हाउ डिड यू नो दैट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स? क्योंकि वो कैथोड रे के पाथ में उसने लगा दी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब दो प्लेट होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एंड दिस चार्ज पार्टिकल्स, दिस कैथोड रेज वर सीन टू बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। गुड, है तो क्लियर? देन ऑफ कोर्स इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल्टन बोल रहा है वो सही नहीं है। डेल्टन ने क्या बोला था? एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। लेकिन यहाँ पे तो हमको दिख रहा है कि कैथोड में से क्या इमिट हो रहे हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। So this demonstrated that atoms are not indivisible. Atoms can be further divided. They contain electrons, मतलब negatively charged, which are emitted by the cathode. यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? ओके। थॉमसन ने जो अपना एटॉमिक मॉडल था, he put forward his idea in 1903, and according to his model, अभी देखो ऐसा है, when you observe something ना तो तुमको एक्सप्लेन करना पड़ता है। साइंस में ये चीज है कि आप जो बोलोगे कोई बिलीव नहीं करता है, ऐसा पूछेंगे लोग, इसने क्या बोला, क्या निकल रहा है? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, उसको मैं आज से इलेक्ट्रॉन बोलूंगा, तो लोग पूछते थे ना, तो फिर पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं निकला? वैलिड क्वेश्चन ना। इफ इलेक्ट्रॉन्स यू आर सेइंग दैट फ्रॉम द कैथोड ओनली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर इमिटेड। क्वेश्चन नंबर 1, पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 2, पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं आया, इलेक्ट्रॉन क्यों आया? क्वेश्चन नंबर 3, तो जो डेल्टन बोल रहा था वो गलत है, फिर एक्सप्लेन व्हाई। तो सबसे पहले उसने अपना कॉन्सेप्ट दिया, उसने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू, ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू थॉमसन, एन एटम इज एन स्फीयर। तो एटम क्या है? स्फीयर है, हैविंग यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज। मतलब क्या? एटम इज अ स्फीयर जिसमें हर जगह पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। राइट, करेक्ट। यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बेडेड? हाइड एंड सीक बिस्किट देखा है? हाँ, वो खाया कि नहीं होता तुमको पता, लेकिन देखा तो होगा। तो उसमें जो बेस होता है ना, उसके ऊपर से छोटे छोटे चॉकलेट के पीसेस होते हैं, उसको बोलते हैं एम्बेड करना। तो बेसिकली उसका हाइड एंड सीक मॉडल था। वो जो बेस था, बेस इज पॉजिटिव चार्ज, सिर्फ उसने बोला कि ये जो बेस है वो स्पेरिकल है, राइट, और उसके अंदर जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्बेडेड है। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हो। प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग ये केक से नाम आता है। प्लम मतलब वो ड्राई केक कभी खाया होगा, तो वो उसका जो बेस होता है दैट इज प्लम, और पुडिंग मतलब उसके अंदर जो चेरी पीसेस होते हैं वो, या फिर यू कैन से इट इज अ वाटरमेलन मॉडल ऑल्सो। वाटरमेलन का जो रेड पार्ट होता है अंदर का दैट इज पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो स्पेरिकल भी है, और जो सीड्स है दे आर इलेक्ट्रॉन्स। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन, उसने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो स्पीयर है, और वो पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे के पूरे स्पीयर में हर जगह पे इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए? इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। गुड। तो इलेक्ट्रॉन्स आर टाइनी पार्टिकल्स विच आर एम्बेडेड इन दिस पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के अंदर से स्प्रेड हुए हैं नेगेटिव चार्ज। दिस मॉडल इज रेफर्ड टू एज प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम इज बेस, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, पुडिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, गुड। द टोटल पॉजिटिव चार्ज, जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, करेक्ट, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा क्यों? क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल। ये तो डेल्टन ने भी बताया था। तो इसके लिए अगर एटम को न्यूट्रल होना है तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ तक क्लियर? तो ये था किसका मॉडल? थॉमसन का मॉडल, बराबर। एज अ वोल सॉलिड स्फीयर इज यूनिफॉर्मली
positively charged, the positive charge cannot come out, and only the negatively charged electrons which are small can be emitted. As I told you, कोई भी थ्योरी आप देते हो ना तो पीपल विल आस्क यू क्वेश्चन, और रिसर्च में तो साइंस में तो बहुत ही ज्यादा होता है। तो उसने बोला कि देखो ये पॉजिटिव चार्ज ना सॉलिड स्फीयर है, ये हेवी है, और वो कंटिन्यूअस चार्ज है ना पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स कैसे है, सीट जैसे, तो एक सीट, दो सीट, तीन सीट, इसका मास क्या होगा, कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, लाइटली चार्ज, मतलब लाइट लाइट मास, वो हेवी नहीं है, वो बोला है ना, दे आर स्मॉल। तो दे आर स्मॉल, हेंस दे कैन कम आउट। तो नेगेटिव चार्ज, इट इज लाइटर इन वेट, हेंस इट कैन कम आउट। तो पॉजिटिव चार्ज हेवी होगा, इसके लिए नहीं आया, सिंपल। तो दिस इज हाउ ही एक्सप्लेन्ड। तो उसका तरीका ये था बोलने का कि पॉजिटिव चार्ज सॉलिड स्फीयर है, बहुत हेवी है, तो नहीं आएगा, कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन्स। बराबर, गुड। अरे ये बाद में आना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, पहले आ, ठीक है। तो रुदरफोर्ड, अभी अगला मॉडल आएगा रुदरफोर्ड का। रुदरफोर्ड ने क्या किया, टू वेरीफाई जो थॉमसन बोल रहा है वो सही है कि नहीं, वो वेरीफाई करने के लिए रुदरफोर्ड ने अपने दो स्टूडेंट्स को लगा दिया काम पे, गीगर मार्सडेन। उसको बताया कि क्या करना है, एक काम करो, ऐसा करो, एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लो। अब आपको पता है व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, हीलियम का न्यूक्लियस होता है ना, He++, डबली आयोनाइज हीलियम एटम, मतलब हीलियम का न्यूक्लियस। तो व्हाट ही सजेस्टेड his students that you take a source of alpha particles, और अल्फा पार्टिकल्स का एक फाइन एनर्जेटिक बीम बनाओ। फाइन बीम बनाना मतलब बेसिकली सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज को फोकस करना। फोकस होता है विद द हेल्प ऑफ कॉलीमेटर, ये हमने पहले भी सीखा है। किसमें सीखा है, अभी अभी पिछले चैप्टर में बताया था मैंने। इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी होता है, ये किसने शो किया था, हाँ, experimentally who verified that electrons also show diffraction pattern, that was the last theory topic of the last chapter। क्योंकि गीगर्स मार्सडेन, ये एक्सपेरिमेंट और वो एक्सपेरिमेंट, वो बहुत दो फेमस एक्सपेरिमेंट है, उस पर एक थ्योरी क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो कंफ्यूजन नहीं चाहिए। हु वाज द फर्स्ट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट इलेक्ट्रॉन्स आल्सो शो डिफ्रैक्शन पैटर्न, जोर से बोलो। डेविस एंड जर्मर, वेरी गुड। तो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट था वो, तो ये पता होना चाहिए आपको, बेसिक बेसिक चीजें। तो वहां पे भी आपने कॉलीमेटर देखा था, और वो कॉलीमेटर एनोड का भी काम करता था, वहां पे इलेक्ट्रॉन गन था, वहां पे इलेक्ट्रॉन का बीम था, यहाँ पे किसका बीम है, अल्फा पार्टिकल का। वहां पे इलेक्ट्रॉन्स को कॉलीमेट करने के लिए कॉलीमेटर था, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स को कॉलीमेट करने के लिए कॉलीमेटर है। ठीक, अब क्या है कि ये जो हाईली फोकस्ड अल्फा पार्टिकल का बीम है, इसको गोल्ड फॉइल पे, गोल्ड के टारगेट पे हिट कर दिया, राइट, गुड। तो मैं आऊंगा बाद में, सिर्फ पहले बेसिक आइडियाज देख लो। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, बेसिकली इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स तो सही है, बट टू वेरीफाई कि जो थॉमसन बोल रहा है, क्या बोला थॉमसन ने, कि प्लम पुडिंग मॉडल होता है एटम का। मतलब क्या होता है कि पॉजिटिवली चार्ज एक सॉलिड स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। तो ये जो थॉमसन ने बोला ये सही है कि नहीं, उसको वेरीफाई करने के लिए रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट सजेस्ट किया, जिसको हम लोग बोलते हैं, फेमस एक्सपेरिमेंट है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय गोल्ड फॉइल, राइट। तो एक्सपेरिमेंट में था क्या, इट कंसिस्ट ऑफ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, कॉलीमेटर, गोल्ड फॉइल, एंड यू हैव अ डिटेक्टर विच इज मूवेबल सर्कुलर डिटेक्टर माइक्रोस्कोप। यहाँ पे एक डिटेक्टर दिख रहा है आपको, और ये जो डिटेक्टर है ना, ये मूवेबल है, और ये सर्कल पे मूव होता है, और ये माइक्रोस्कोप है। ये माइक्रोस्कोप क्यों है, क्यों, बिकॉज थॉमसन ने क्या नोटिस किया था, सिंटिलेशंस, टाइनी फ्लैशेस ऑफ लाइट, बराबर ना, बराबर। तो टाइनी फ्लैशेस ऑफ लाइट को देखने के लिए क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप। वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। अभी हम वैसा नहीं करते, अभी हमारे पास सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। अभी कंप्यूटर बता देता है हमको कितने एंगल पे कितने सिंटिलेशन मिले। पर दैट टाइम था क्या, 1903 में कंप्यूटर था क्या, नहीं, नहीं था ना। 1905 में रुदरफोर्ड ने जब ये एक्सपेरिमेंट सजेस्ट किया तब कंप्यूटर था क्या, नहीं। पहला कंप्यूटर तो 1980s में आया।
तो तब क्या करते थे लोग फिर, तब लोग मैन्युअली एक एक एंगल पे चेक करते थे कि कितने लाइट के फ्लैशेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, तो ये जो स्क्रीन था ना, ये फॉस्फोरेंस स्क्रीन है। पता है फॉस्फोरेंस मतलब? सुना तो होगा ही, फॉस्फोरेंस सुना है? फॉस्फोरेंस नहीं सुना है कॉन्सेप्ट? जब अगर एक स्क्रीन है हमारे पास, उस पर हम लोग एक लेयर लगाते हैं, उस पर अगर एक पार्टिकल जाके हिट करे तो टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं फॉस्फोरेंस स्क्रीन। फ्लोरोसेंस नाम है उसका, कॉन्सेप्ट का। हम्म तो फ्लोरोसेंस, क्योंकि फॉस्फर लगाते हैं इसलिए कई कई जगह पे वर्ड चेंज कर देते हैं। फ्लोरोसन, फ्लोरोसन स्क्रीन मतलब अगर उस पर पार्टिकल हिट कर गया, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो अल्फा पार्टिकल, तो क्या प्रोड्यूस होगा? टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट। तो अभी पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। टू चैलेंज थॉमसन्स थ्योरी या टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम और टू चेक इफ व्हाट थॉमसन इज सेइंग इज राइट और रॉन्ग, रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट सजेस्ट किया टू हिज स्टूडेंट्स गीगर एंड मार्सडेन। व्हाट इज सेड कि व्हाट यू शुड डू इज, आप एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लो, उसके बाद एक कॉलीमेटर लो, क्योंकि अल्फा पार्टिकल सब पॉजिटिवली चार्ज है तो वो क्या होंगे? डाइवर्ज होंगे। हमको डाइवर्ज नहीं करना, हमको क्या करना है? कॉन्वर्स करना है। तो ये कॉलीमेटर क्या करेगा? कॉन्वर्स करेगा, और ऑफकोर्स एक्सेलरेट भी करेगा। कॉलीमेटर के दोनों काम होते हैं, वो एक्सेलरेट भी करता है और कॉलीमेट भी करता है। फिर ये जो फोकस बीम है, ये हमें टारगेट पे हिट कर देंगे। टारगेट कौन है? गोल्ड फॉइल। अब ये गोल्ड फॉइल क्यों है? अच्छा दिखता है, रिच लगता है, इसके लिए नहीं है, वो तो रीजन है ना? हम तो गोल्ड पहनते हैं बिकॉज वी लोग रिच। तो गोल्ड फॉइल इसके लिए यूज नहीं हुआ कि वो महंगा है, वो यूज हुआ क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड? क्योंकि एटॉमिक नंबर पता होगा तो पता होगा कि कितने प्रोटॉन्स है। व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड? एयू। चलो आज का होमवर्क देख के आना। राइट देन, लुक यहाँ ध्यान दो, वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। तो होगा क्या बेसिकली? व्हाट दे डिड वाज, ये जो आपके पास, ये जो अल्फा पार्टिकल का बीम है, इफ यू आर नोटिसिंग, ये जो गोल्ड फॉइल है ना, वो जो स्पेरिकल डिटेक्टर है तुम्हारे पास या सर्कुलर डिटेक्टर है, उसके बिल्कुल सेंटर में रखा है। तो व्हाट दे यूज टू डू इज, ये जो डिटेक्टर है इसको अलग अलग एंगल पे घुमा के देखेंगे, और हर एक एंगल पे कितने फ्लैशेस ऑफ लाइट प्रोड्यूस हुए वो चेक करते थे। ओके, यहाँ तक क्लियर? तो इट कंसिस्ट ऑफ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, कॉलीमेटर, gold foil as a target, and you have a movable circular detector which is basically a microscope but it can move 360 डिग्री मूव हो सकता है वो। दैट इज द आइडिया। यहाँ तक क्लियर? गुड। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि इससे क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट से व्हाट दे हैव अचीव्ड दिस। तो देखो पहली बात तो ऐसा है, वर्किंग भी समझ लो। अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सोर्स आर फोकस्ड इनटू अ नैरो बीम विद द हेल्प ऑफ अ कॉलीमेटर। फिर ये फोकस बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल इज मेड टू फॉल ऑन गोल्ड फॉइल। अब मैं बता ही देता हूँ कि गोल्ड फॉइल क्यों यूज किया था। उसके पीछे रीजन है, इफ यू रिमेंबर, कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर मैं एक गन को फायर करता हूँ तो बुलेट जाता है फॉरवर्ड, राइट? गन आता है बैकवर्ड, राइट? तो इस कॉन्सेप्ट के साथ रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। दैट इज व्हाट आई वांट टू नो। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है और उसमें टोटल दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स है, तो मास कितना हो गया? 4, ठीक? 4। तो व्हाट इज मास नंबर? 4। एटॉमिक नंबर? 2। मास नंबर? 4, बिकॉज मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जो टारगेट है, इमेजिन अगर मैंने टारगेट लाइट लिया होता, लाइट मतलब जिसका मास नंबर 16, 18, 20, 25 ऐसा कुछ हो, अल्फा पार्टिकल खुद उसका मास नंबर 4 है, और जो टारगेट है वो भी लाइट है, तो न्यूक्लियस ऑफ दैट टारगेट, जो टारगेट आपका है उसका न्यूक्लियस वो भी पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। सही है? थोड़ा भी लॉजिकली सोचो, रिपेल करेंगे। रिपल्शन की वजह से क्या होगा? अपने लोकेशन से डिस्टर्ब होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन वो जो टारगेट का न्यूक्लियस था वो खुद ही मूव हो जाएगा। बराबर? खुद ही मूव हो जाएगा। खुद मूव होगा तो आपको रियल स्ट्रक्चर कैसे समझ में आएगा? है ना?
फॉर एग्जाम्पल मेरे आँख पे पट्टी बांध ली मैंने और तुमको बोला ऐसे खड़े रहो, और मैं तुम पे ऐसा तीर मार के फेंकूंगा, और पीछे एक स्क्रीन है, ठीक, बराबर, करेक्ट। तो पीछे स्क्रीन पे जहां जहां पे तीर जाके लग रहा है, मतलब क्या, वो स्पेस क्या है, खाली है, बाकी तो तुमको लग गया ना, तो जो पास हो गया वो जगह खाली है, बराबर। पर इमेजिन मेरे आंख पे तो पट्टी थी, तुम्हारे पास तीर आया, तुम सरक गए, है ना, तुम सरक गए तो फिर पूरी पीछे स्क्रीन तो पूरा ही भर जाएगा, तो आई विल गेट फॉल्स पॉजिटिव, इसको फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं, मतलब मुझे इन्फॉर्मेशन गलत मिलेगा। तो अगर मैं टारगेट को लाइट रखता हूँ, लेस मैसिव रखता हूँ, तो न्यूक्लियस, अभी तक न्यूक्लियस वर्ड नहीं आया, अभी तक आया नहीं, मैं पॉजिटिव चार्ज बोलूंगा इसलिए, न्यूक्लियस तो वर्ड इसने दिया था रुदरफोर्ड ने। तो जो पॉजिटिव चार्ज है, किसका पॉजिटिव चार्ज, टारगेट का, और जो अल्फा पार्टिकल है उसके इंटरैक्शन की वजह से, क्योंकि ये लाइट है, टारगेट लाइट है, तो वो खुद अपनी जगह से क्या होगा, मूव होगा, होता है ना, रिपल्शन की वजह से दोनों चार्ज मूव होते हैं। गुड, राइट, क्लियर यहाँ तक। तो दैट इज वाई द टारगेट वॉज टेकन टू बी गोल्ड, क्योंकि गोल्ड है हेवी, इसलिए पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल, यू शुड नो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर ऑफ गोल्ड, और वो आगे इक्वेशन में भी लगने वाला है, न्यूमेरिकल्स में भी लगने वाला है, तो ये ध्यान होना चाहिए। तो अल्फा पार्टिकल्स, द फोकस बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स मेड टू फॉल ऑन गोल्ड फॉइल। अब गोल्ड फॉइल पे फॉल होने के बाद इसके पीछे ये पूरा स्क्रीन है ना, ये पूरा सर्कुलर स्क्रीन है, तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स है वो स्कैटरिंग होने के बाद कहाँ जाके हिट करेंगे, स्क्रीन को, क्या प्रोड्यूस होगा, सिंटिलेशन, मतलब टाइनी फ्लैशेस ऑफ लाइट। So the scattered particles produce scintillation on the screen. The scintillations were measured with the help of a microscope, which can be moved to cover different angles. So अलग अलग एंगल पे कितने scintillation मिले, ये उन्होंने मेजर किया। तो यहाँ तक क्लियर। तो कंस्ट्रक्शन में आपको बताना है कि 4 पार्ट्स है उसके, अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, कॉलीमेटर है, गोल्ड फॉइल है, और सर्कुलर डिटेक्टर है, राइट। उसके बाद वर्किंग में क्या है, कुछ नहीं है, अल्फा पार्टिकल निकले, कॉलीमेटर ने कॉलीमेट किया, जाके टारगेट पे हिट किए तो उसके बाद जो स्कैटर्ड बीम था उसने क्या प्रोड्यूस कर दिया, सेंटिलेशन, और सेंटिलेशन तुमने मेजर कर लिया विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। यहाँ तक क्लियर, गुड। देन इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये जो ऑब्जर्वेशन था ना, दीज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। अब तुम अच्छे से एक चीज समझ लो, फॉर एग्जाम्पल अगर थॉमसन जो बोल रहा था वो सही होता, बट थॉमसन ने क्या बोला वैसे, बाय द वे, प्लम पुडिंग मॉडल, व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड प्लम पुडिंग मॉडल, पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सही है, लेकिन इट इज अ सॉलिड स्पीयर, सॉलिड स्पीयर, दैट इज द बेसिक आइडिया। पॉजिटिव चार्ज क्या है, सॉलिड स्पीयर है, और उस पॉजिटिव चार्ज के अंदर क्या एम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, राइट। तो एक बात सब बताओ मेरे को, अगर ये सॉलिड स्पीयर है, पॉजिटिव चार्ज, और अल्फा पार्टिकल आया, तो आर पार जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अगर मैं एक टारगेट गोल्ड फॉइल ले रहा हूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, बहुत सारे गोल्ड के एटम्स ले रहा हूं, तो ये जो अल्फा पार्टिकल आए वो इस गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट करके जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। तो 0 डिग्री एंगल पे, 0 डिग्री एंगल पे तुमको कितना स्कैटरिंग मिलना चाहिए था, 0, एक भी सिंटिलेशन नहीं आना चाहिए था, हुआ उसका उल्टा। लुक, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस अनडेविएटेड, मोस्ट मतलब कितना, 99.86%, 99.86% अल्फा पार्टिकल डेविएट हुए ही नहीं, वो 0 डिग्री एंगल पे सिंटेशन प्रोड्यूस करते रहे। व्हाट डज दैट मीन, एटम इज ऑलमोस्ट एम्प्टी, अगर एटम एम्प्टी नहीं होता, सॉलिड स्फीयर होता, तो अल्फा पार्टिकल पास नहीं होते, तो 0 डिग्री में तो कुछ मिलना नहीं चाहिए था। इधर तो उल्टा ही हो गया, 99.86% ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आपको 0 डिग्री पे मिल रहे हैं, क्योंकि 0 डिग्री पे मतलब स्ट्रेट सबसे ज्यादा सिंटलेशन है। इसका मतलब ये हो गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ये जो है ये एटम के आर पार जा रहे हैं, इसका मतलब क्या, एटम इज ऑलमोस्ट एम्प्टी। तो वो जो उसने प्लम पुडिंग मॉडल दिया, दैट इज नॉट करेक्ट, राइट। तो ओनली 0.14%, मतलब 99.86 डेविएट नहीं हुए, तो डेविएट कितने हुए, ओके,
तो ओनली 0.14% वर फाउंड टू स्कैटर एट एंगल लार्जर देन 0.1 डिग्री। 0.1 डिग्री से ज्यादा एंगल पे सिर्फ 0.14% गया है, सिर्फ 0.14। इट इज नॉट इवन 14, इट इज 0.14, 1000 में से 14, राइट, बराबर। 0.14 बोला मैंने, 14% नहीं बोला। 100 में से 0.14, एक 1000 में से कितने? कैलकुलेशन। 100 का 0.14% कितना होता है? 0.14। 1000 का कितना होता है? 1.4। 10,000 का कितना होता है? हाँ, तो 10,000 में से सिर्फ 14 पार्टिकल, आउट ऑफ 10,000 ओनली 14 पार्टिकल्स वर फाउंड टू स्कैटर एट एंगल ग्रेटर देन 0.1। तो 0.1 डिग्री एंगल के अंदर ही बाकी सारे थे, बराबर। अब उसमें से मतलब ये जो आपका 0.14% जो 0.1 डिग्री से ज्यादा पे गया है, उसमें से 1 आउट ऑफ 8,000। तो 0.1 डिग्री से जो ज्यादा स्कैटरिंग कर रहे हैं, वैसे 8,000 में से एक, 1 आउट ऑफ 8,000, ये आपको मिला एट एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, बराबर, गुड। और 1 इन अ मिलियन, 10⁶ में से एक आपको मिला एट 180 डिग्री बैक स्कैटरिंग, राइट। तो ये 4 ऑब्जर्वेशन याद रखना, क्योंकि यहां से तुमको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ समझ में आता है। डायरेक्ट तो तुम नहीं देख सकते ना, तो माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते उस टाइम पे। अभी है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बहुत टेक्नोलॉजी है हमारे पास, टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑल्सो। So now you can directly make a photo of structure inside a substance or even an atom, but 1905 की बात चल रही है यहाँ पे। तो रिमेंबर, ये ऑब्जर्वेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? नंबर 1, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट अनडेविएटेड। मतलब ये तो पक्का हो गया। क्या पक्का हो गया? क्या पक्का हो गया? कि जो प्लम पुडिंग मॉडल है वो सही नहीं है। तो पॉजिटिव चार्ज वो सॉलिड स्फीयर नहीं है, ठीक। सिर्फ 0.14% वे आर स्कैटर्ड एट लार्जर एंगल, लार्जर देन 0.1, और उसमें से 1 इन 8,000 एट एंगल ग्रेटर देन 90, एंड अबाउट 1 इन अ मिलियन डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल ग्रेटर देन 180। ये जो दो लास्ट के 2 पॉइंट है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर अगर प्लम पुडिंग मॉडल होता, तो रिमेंबर, जो अल्फा पार्टिकल है ना, वो लार्जर एंगल पे जा ही नहीं सकते। लार्जर एंगल स्कैटरिंग के लिए कंडीशन होता है, चार्ज शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन। लार्ज एंगल पे स्कैटरिंग आपको सिर्फ तब मिल सकता है जब पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एटम का एक बहुत छोटे से स्पेस में हो। तो अगर ये सपोज ये प्लम पुडिंग मॉडल था, इमेजिन अगर पूरा पॉजिटिव चार्ज एक बहुत छोटे स्पेस में है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन स्ट्रांग हो जाता है। तो उस केस में आपको लार्ज एंगल स्कैटरिंग मिलता है, या उस एंगल में इवन आपको बैक स्कैटरिंग मिलता है। बैक स्कैटरिंग मतलब 1 है। तो तीसरा और चौथा ऑब्जर्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर प्लम पुडिंग मॉडल होता तो 90 डिग्री तक जाना ही नहीं चाहिए था, 180 तो दूर की बात है। यहाँ तक क्लियर? तो ये 4 ऑब्जर्वेशन थे, एंड बेस्ड ऑन दिस 4 ऑब्जर्वेशन रुदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल बताया। तो व्हाट रुदरफोर्ड सेड इज, तो ही प्रपोज दिस एटॉमिक मॉडल 1905 आई गेस। तो उसने क्या बोला, यू हैव टू गो थ्रू दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो he concluded that the large scattering angle is possible only because alpha particles are repelled by, look, by a massive positive center, massive मतलब very heavy, positive center मतलब all the positive charge is concentrated at the center of the atom। वो solid sphere नहीं है, पूरा का पूरा कहाँ है? और दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब उसने पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या नाम यूज किया? न्यूक्लियस। तो थॉमसन का कंट्रीब्यूशन क्या था? नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन बोलना, और रुदरफोर्ड ने क्या बोला? पॉजिटिव चार्ज को न्यूक्लियस। और क्या बताया? कि पूरा पॉजिटिव चार्ज का है एट द सेंटर ऑफ द एटम, ठीक, ओके। बाय ऑब्जर्विंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टडिंग द ट्राजेक्टरी, तो कितने अल्फा पार्टिकल कितने कितने एंगल पे गए, ये सब इन डिटेल स्टडी करने के बाद ही कंक्लूडेड कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो कितना होना चाहिए? 10⁻⁻15 मीटर से लेकर 10⁻⁻14 मीटर तक, फेम्टोमीटर या फिर फर्मी मीटर, राइट, करेक्ट।
व्हाट इज द साइज ऑफ एन एटम? 1 एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10। और न्यूक्लियस का क्या साइज आ गया? 10⁻⁻15। तो दिस वाज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन। कितने एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए, वहां से उसने प्रिडिक्ट कर दिया कि जो न्यूक्लियस है उसका साइज कितना होना चाहिए? 10⁻⁻15 मीटर। राइट, एटम का साइज होता है 10⁻⁻10, न्यूक्लियस है 10⁻⁻15। तो न्यूक्लियस 1,00,000 गुना छोटा है एटम से। राइट, so the size of nucleus is found to be 1,00,000 times, मतलब 100,000 times smaller than the size of atoms. राइट, यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का? तो ये सिर्फ कितने एंगल पे कितने सेंटिलेशन मिले वो देख के उसने बताया है सब। वेरी बिग डील। अभी तो बहुत ऑब्वियस चीज है, लेकिन तब नहीं था इतना ऑब्वियस है। देन अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? टाइनी सेंटर में। तो the atom has a tiny positively charged core which is called as nucleus. The total positive charge and hence the entire mass. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर कौन है? प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स अभी देखा था, प्रोटॉन्स का मास इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स ज्यादा है। तो जहां पे पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है वहां से क्या आ रहा होगा? पूरा का पूरा मास। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड एंटायर मास अराउंड 99.9, मतलब 99.86 तो बोल ही सकते हो कि 99.9% ऑफ एटम्स, राइट, is confined in the nucleus. So most of the mass of the atom is coming from nucleus. Remember, अब तक न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट नहीं आया, अभी सिर्फ हम लोग पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स। गुड, राइट। तो जहां पे सारा पॉजिटिव चार्ज, वहां से पूरा मास आ रहा होगा। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय, हाँ ऑफ कोर्स, लोगों ने पूछा अच्छा ऐसा है, सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में, सेंटर में, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए भाई? तो बोला कि इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे। कहाँ घूम रहे होंगे? सर्कुलर ऑर्बिट्स में। ऐसा क्यों? प्लैनेट्स भी तो घूमते हैं ना अराउंड अर्थ, तो वैसे समझ लो। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट सिमिलर टू planets revolving around the sun. Fine. As the size of nucleus is 10⁻⁻15 meter, that is about 1,00,000 times smaller than the size of atoms, the atom mostly consists of empty space. इसके लिए तो अल्फा पार्टिकल पास हो गए। क्लियर यहाँ तक? गुड, राइट। तो रुदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? सेंटर में, टाइनी कोर, बराबर, कॉल्ड एज न्यूक्लियस। उसके बाद टोटल पॉजिटिव चार्ज और मास कहाँ से आ रहा है? न्यूक्लियस से। फिर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए? इलेक्ट्रॉन्स आर अराउंड, रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट सिमिलर टू प्लैनेट अराउंड सन। एंड लास्टली, क्योंकि एटम का साइज 10⁻⁻10 होता है, न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 है, मतलब एटम इज मोस्टली एम्प्टी, बराबर। अब जो रुदरफोर्ड के मॉडल के फेल्यूर्स है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में।